हेलो बच्चों। देखिए, जैसा अपन ने प्रॉमिस किया था कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ऑल्दो मुझे गैल्वेनिक सेल से स्टार्ट करना था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना था कि सर कंडक्टेंस पोर्शन का भी एक ब्रीफ रिवीजन करा दीजिए ताकि हम कंटिन्यूएशन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंप्लीट कर पाएँ। तो आज का लेक्चर हम एज अ रिविजन लेक्चर ट्रीट करेंगे। जितना भी अभी तक पढ़ा है अपन ने, यानी मेनली कंडक्टेंस पोर्शन जो है, जो इंपॉर्टेंट कंडक्टेंस पोर्शन है, उसको अपन फास्ट रिवाइज करेंगे। तो आप साथ साथ फॉर्मूलाज देखिए, साथ साथ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कीजिए। नोट्स आपके पास ऑलरेडी हैं, तो बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफाइन किया था। हमने कहा था कि ये साइंस की वो ब्रांच है या केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें अपन केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपस में इंटर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। देखिए, अब ये इंटर कन्वर्जन जो है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में हो सकता है। यानी हो सकता है कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट की जाए, या ऐसा भी मुमकिन है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए। तो इसी के बेसिस पे हम दो डायरेक्शन में इंटर कन्वर्जन की बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में। जिस डिवाइस के अंदर ये इंटर कन्वर्जन कैरी आउट करते हैं उसे इन जनरल हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के हमने कहा था कि दो टाइप्स हैं, जैसे कि आपको सामने दिख रहा है। एक को कहते हैं अपन गैल्वेनिक, इसी का नाम होता है वोल्टाइक सेल। और दूसरा जो होता है वो होता है आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आप समझते हैं कि गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल के अंदर ये जो कन्वर्जन हम करते हैं, इसकी डायरेक्शन क्या है। तो गैल्वेनिक वोल्टाइक सेल, अगर मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दूं, तो वो सारे सेल हैं जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट ऑब्टेन करते हैं। यानी कहने का मतलब, आपकी घड़ी में जो डलने वाला सेल है वो भी आपके पास गैल्वेनिक सेल है जब वो वर्क कर रहा है। या फिर जो वॉल क्लॉक में लगने वाला सेल है वो वर्क कर रहा है, हियरिंग एड के अंदर वर्क कर रहा है। आपके सेल फोन को जब आप यूज कर रहे हैं, जब चार्ज नहीं कर रहे हैं, जब यूज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो उसके अंदर बैटरी है, जो सेल है, वो भी क्या है, आपके पास गैल्वेनिक सेल है। तो इसमें हो क्या रहा है, इस गैल्वेनिक सेल में होता क्या है, तो यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होती है और ये केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट बनता है। यानी कहने का मतलब, यहाँ कन्वर्जन का डायरेक्शन बहुत सिंपल है। केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ये भी बात ध्यान रखें कि ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये एक स्पेसिफिक टाइप की रिएक्शन, इसे अपन बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। यानी अच्छी बात यह है कि दोनों ही तरह के सेल में, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रेडॉक्स रिएक्शन ही होती है। तो ये बात हमें इजीली ध्यान रह जानी चाहिए। तो हम कहेंगे गैल्वेनिक सेल में हम कन्वर्जन करते हैं केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इसका जस्ट विपरीत होता है, इसका जस्ट रिवर्स होता है। और वहां हम क्या कहते हैं कि बाहर से हम एक बैटरी जोड़ते हैं जिससे इलेक्ट्रिक करंट आता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। ठीक है। तो ये डायग्राम आपके सामने है। अब इनके बीच के डिफरेंस की बात करते हैं। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो हम जानते हैं डायरेक्शन ऑफ इंटर कन्वर्जन का है, जो भी हमने डिस्कस किया। सेकेंड, अगर हम बात करें, अभी भी मैंने कहा, चाहे मैं बात करूं गैल्वेनिक वोल्टाइक सेल की या फिर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, दोनों के अंदर रिएक्शन जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल, जिससे हम करंट ऑब्टेन कर रहे हैं, जो रिएक्शन होती है ये अपने आप होती है। यानी बेसिकली जस्ट आपने केमिकल्स को साथ में रखा है, ये रिएक्शन अपने आप होती है। आपको एक्सटर्नली कोई एनर्जी सप्लाई नहीं करनी पड़ती, इसलिए रिएक्शन को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। यानी हम गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन की हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट ऑब्टेन कर रहे हैं। वही इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये एक ऐसी रिएक्शन हम कैरी आउट कर रहे हैं जो अपने आप नहीं होती। आपको याद होगा, हम बात करते थे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, 9th-10th में आपने पढ़ा होगा, जिसमें हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सेपरेट करते थे। तो वाटर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अपने आप सेपरेट नहीं होते, ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो बेसिकली इसको कराने के लिए आपको कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिक करंट पास करना पड़ता है। तो ये रिएक्शन किस में होती है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। तो बड़ा सिंपल है। अगर मैं बात करूं गैल्वेनिक सेल की, तो गैल्वेनिक सेल में आपको समझ में आया कि केमिकल रिएक्शन हम कराते हैं, उससे करंट बनाते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं और एक केमिकल रिएक्शन कराते हैं। दोनों में ही रिएक्शन रेडॉक्स है, लेकिन ये ध्यान रखें, गैल्वेनिक सेल में रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ये रिएक्शन अपने आप में नॉन स्पॉन्टेनियस थी। अब करा कैसे पा रहे हो सर, नॉन स्पॉन्टेनियस तो होनी नहीं चाहिए। तो ध्यान रखें, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को कंटिन्यूअस एनर्जी की सप्लाई के साथ कराया जा सकता है। ये हम लास्ट ईयर से जानते हैं, हमने थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल में बड़े अच्छे में डिस्कस किया है। चलिए, तो अब हम आगे बात करते हैं। तो तीसरा पॉइंट है कि हाफ रिएक्शन जो होती है गैल्वेनिक सेल में, वो अलग अलग बीकर में कराई जाती है। इसी के लिए हमने एक टर्म यूज की थी, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। जब गैल्वेनिक सेल स्टार्ट होगा तो हम वापस से उसे डिस्कस करेंगे। तो यहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसमें, गैल्वेनिक सेल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग हाफ सेल में कराया जाता है।
वहीं पे अगर हम बात करूं, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सेम बीकर के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट है और उसी के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड डिप हैं, तो दोनों हाफ रिएक्शन उसी बीकर के अंदर हो रही हैं। ऑल्दो वो रिएक्शन हो रही है एनोड कैथोड के ऊपर, बट बेसिकली एक ही बीकर आप यूज कर रहे हैं। वहीं हम बात करें फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस, तो भैया गैल्वेनिक वोल्टाइक सेल में हमने डिस्कस भी किया था, थोड़ा थोड़ा आपको याद होगा, और नहीं भी ध्यान है तो ध्यान रखें, गैल्वेनिक वोल्टाइक सेल में जो चार्जेस होते हैं वो जस्ट अपोजिट होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जनरली मैं याद करने को बच्चे को बोलता हूँ, बड़ा आसान रहता है, आसानी से याद हो जाता है। हम ऐसा बाद में भी याद करेंगे कि कैटायन मूव करता है कैथोड की तरफ, एनायन मूव करता है एनोड की तरफ। जरा सोचिए, अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैटायन कैथोड की तरफ मूव कर रहा है, कैटायन कैथोड की तरफ अगर मूव कर रहा है, तो इसका मतलब कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होगा, तभी उसकी तरफ वो इलेक्ट्रोस्टैटिकली अट्रैक्टेड है। तो हम यह कहते हैं कि कैटायन कैथोड की तरफ मूव करता है, इसका मतलब कैथोड नेगेटिव हो गया, और एनायन जो है वो एनोड की तरफ मूव करता है, यानी एनोड पॉजिटिव हो गया। ये किस में है? ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में है। गैल्वेनिक सेल में जस्ट इसका अपोजिट है। अगर आपको याद है तो आपको याद भी होगा कि भैया देखो, रेडॉक्स रिएक्शन हो रही थी जिसमें एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा था, और एनोड पे ऑक्सीडेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो रहे थे, जुड़ रहे थे, वहां पे इकट्ठा हो रहे थे। तो हम कह रहे थे कि एनोड पे नेगेटिव चार्ज है गैल्वेनिक में, और कैथोड पे कैसा है? पॉजिटिव। तो इनमें चार्जेस जस्ट अपोजिट है, पोलैरिटीज जस्ट अपोजिट है। एक याद रखिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। अब इस चीज को समझिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेनली दो पोर्शन होते हैं। नॉर्मली जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत डिटेल में हम पढ़ते हैं, हायर लेवल पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो दो टॉपिक्स मेनली डिस्कस होते हैं। एक होता है आपके पास गैल्वेनिक वोल्टाइक सेल, दूसरा होता है आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। लेकिन इन दोनों सेल को अच्छे से समझने के लिए कुछ फंडामेंटल टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जिसे हम कवर करते हैं यहाँ पे एक थर्ड पोर्शन में, जिसे अपन बोलते हैं कंडक्टेंस पोर्शन या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पोर्शन। तो चैप्टर के 3 हिस्से बन गए। अब एक है आपके पास गैल्वेनिक वोल्टाइक सेल, जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा जो पार्ट है उसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और जो तीसरा पार्ट है उसे हम कहेंगे दिस इज कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। तो मेनली हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कंडक्टेंस को ऑब्जर्व करेंगे, उसी को मेनली डिस्कस कर रहे होंगे। चलिए, अब एनसीईआरटी का एक टैबुलर फॉर्म यहाँ पे है, यानी बेसिकली ये कुछ टेबुलर डेटा है, इसकी हेल्प से अपन कुछ चीजें समझते हैं। देखिए, एक टर्म यहां पे लिखी गई है कंडक्टिविटी। बेसिकली कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है कि कितना करंट फ्लो करता है एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो। अब इस चीज को समझिए कि कंडक्टिविटी अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, कंडक्टिविटी अगर कम होगा तो इसका मतलब कम करंट फ्लो कर रहा है वहां पे। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो कंडक्टिविटी की डेटा से मुझे साफ साफ यहां पे समझ में आ रहा है कि भैया देखो, सोडियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, ग्रेफाइट, इनमें कंडक्टिविटी की वैल्यूज काफी हाई है। इसी तरह से राइट हैंड साइड में जो एक्वा सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, यहां पे भी कंडक्टिविटी की वैल्यू सिग्निफिकेंट है। लेकिन इंसुलेटर, जैसे आपके पास ग्लास हो गया, टेफ्लॉन हो गया, कुछ और अगर हम ऐड करें तो इससे आपके पास रबर हो गया, इनमें कंडक्टिविटी की वैल्यूज बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, इतनी कम कि इन्हें अपन ढंग से मेजर भी नहीं कर सकते, फील भी नहीं कर सकते। तो इन्हें अपन डायरेक्टली क्या बोल देते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, दीज आर इंसुलेटर्स। बट हम अगर टेक्निकल टर्म से बोले तो कंडक्टिविटी वैल्यूज बहुत ही कम होंगी। वहीं पे एक और कैटेगरी है सेमीकंडक्टर, जिसे आप मेनली पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर। हाँ, हमारे केमिस्ट्री में एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, बट वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे आप ले, उस पर क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है और आगे भी पूछा नहीं जाएगा। तो यहां पे आपको समझ में आता है कि कंडक्टर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। लेफ्ट हैंड साइड, अगर मैं ग्रेफाइट को छोड़ दूं तो बाकी सब मेटल्स दिखते हैं, इन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं बेटा, जो कि करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वहीं पे अगर राइट हैंड साइड में अगर देखा जाए तो राइट हैंड साइड में आयंस आपके पास मूव करते हैं, जो कि करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो समझ में आ गया कि कंडक्टर्स की दो कैटेगरी बन गई, एक वो जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होके करंट फ्लो करेगा, और दूसरा है जहां पे आयंस की मूवमेंट होगी और करंट फ्लो करेगा। तो इसी तरह से हमने दो कैटेगरीज बना दी है कंडक्टर्स की, इलेक्ट्रॉनिक और मेटालिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स क्यों बोला है? क्योंकि इसमें चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होंगे, और जनरली ये मेटल्स होते हैं, तो इसलिए मेटालिक कंडक्टर, ऑल्दो ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन होगा। वहीं अगर हम बात करें बेटा आयनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की, तो यहाँ पे आयंस यानी कैटायंस, एनायंस मूव करके करंट को कंडक्ट करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, करंट फ्लो करता है उसकी वजह से। अब इसके पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस या पॉइंट ऑफ डिफरेंस समझ लेते हैं, ऑल्दो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा फास्ट रैपिडली इसे कवर करते हैं क्योंकि ये रिविजन क्लास है। पहला, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में चार्ज कौन कैरी कर रहा है? फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, जब वो मूव कर सकते हैं तो मोबाइल बोल देते हैं अपन, ठीक है। इन केस ऑफ आयनिक कंडक्टर्स चार्ज कौन कैरी कर रहा है? तो कैटायन और एनायन चार्ज कैरी कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट आता है कि मान लीजिए मेरे पास कोई भी
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई भी मेटल का एक वायर है, इसके अक्रॉस अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा हूं और इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि ये कॉपर का वायर है और ये कुछ टाइम बाद आयरन का बन जाएगा या फिर सिल्वर का बन जाएगा, इसकी कंपोजिशन बदल जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। तो बेसिकली इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है। बट वहीं पे अगर मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है और उसमें आप करंट पास कर रहे हैं, तो समय के साथ उसके अंदर एक रिएक्शन होगी और इस रिएक्शन की वजह से वहां पे केमिकल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ये हो गया सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस। थर्ड, अगर मैं बात करूं मेटल्स के केस में, तो मेटल्स के केस में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं और जो जो फिक्स्ड लैटिस पॉइंट्स होते हैं, सॉलिड स्टेट हमारे सिलेबस में नहीं है तो ये लैटिस पॉइंट्स टर्म हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। आपको समझना है कि फिक्स्ड जो पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं कर्नल्स। ये कर्नल्स वाइब्रेटरी मोशन करते हैं और वाइब्रेटरी मोशन करते करते ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हिंडर करते हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलता है। तो हम कहते हैं कि भैया मेटल्स के अंदर रेजिस्टेंस इस वजह से देखने को मिलता है। बट वहीं पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मल्टीपल रीजंस होते हैं। इसमें मेन दो रीजन अगर बताऊं तो पहला रीजन होता है कि भैया दो आयंस जो हैं, अपोजिट आयंस जो हैं, ये एक दूसरे को होल्ड करके रखे हुए हैं और एक दूसरे को अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं करने दे रहे। तो ये एक फैक्टर है जिसे अपन कहते हैं इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स, इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स, और इसकी वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। और दूसरा जो फैक्टर है इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट। यानी अगर मान लीजिए ज्यादा विस्कस सॉल्वेंट होगा तो जितना विस्कस सॉल्वेंट होगा उतना ही मूवमेंट ऑफ आयन कम होगी और उतना ही ज्यादा आपके पास रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। इसीलिए जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो मेटल के अंदर होता क्या है, जो कर्नल है उनका वाइब्रेटरी मोशन बढ़ता है और वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को रोकता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को हिंडर करता है, उनकी मूवमेंट को हिंडर करता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं मेटल्स के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। वहीं पे अगर मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में ये जो दो आयंस थे, अपोजिट आयंस थे, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे और अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं करने दे रहे थे या स्लोली मूव करने दे रहे थे, उनके बीच में अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाता है। और अगर उनके बीच में अट्रैक्शन कम हो जाता है तो हम कहते हैं यहां पे आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि अट्रैक्शन की वजह से मूवमेंट स्लो हो रही थी। इसी तरह से विस्कोसिटी जो है, विस्कोसिटी भी घट जाती है और विस्कोसिटी घट जाने से भी हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस घट गया या फिर कंडक्टेंस आपके पास बढ़ गया। तो ये कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस थे। इसमें लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आता है कि मान लीजिए मेरे पास कोई मेटल है, तो मेटल तो सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता ही है, अगर मैं उसे मेल्ट कर दूं तो भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। बट वहीं पे अगर मैं आयनिक या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की बात करूं बेटा, तो यहां पे आपको समझना है कि सॉलिड फेज में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि सॉलिड फेज में जो आयंस है, कैटायन और एनायन है, ये बहुत स्ट्रांगली बाउंड है एक दूसरे से, जिसकी वजह से इनकी मूवमेंट नहीं हो पाती, इनकी मोबिलिटी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी देखने को नहीं मिलती, कंडक्ट होते हुए देखने को नहीं मिलती। और हम कहते हैं कि अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल KCl से इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, तो या तो उसका एक्वस सोल्यूशन बनाइए या मोल्टन फॉर्म लीजिए। मोल्टन फॉर्म हम कम लेते हुए दिखेंगे क्योंकि ये एनर्जी एक्सटेंसिव प्रोसेस है, यानी बहुत सारी एनर्जी उसमें चाहिए, क्योंकि आप समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसमें हम कहते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए और ये एनर्जी इजीली हाइड्रेशन की फॉर्म में सप्लाई हो जाती है। तो मैक्सिमम केसेस में हम एक्वस सॉल्यूशन बनाना प्रेफर करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हम बात करें, इंपॉर्टेंट बात है, चाहे आपके पास मेटल हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो, दोनों में ओम्स लॉ हम इक्वली अप्लाई करेंगे। यानी सिंपली अगर मैथमेटिकल फॉर्म की बात करूं तो V = IR। ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस एंड रिलेटेड टर्म, ये हेडिंग साफ साफ बताती है कि ऑब्वियस से बात है हम मेटल्स की बात नहीं करने वाले। मेटल्स की जितना बात हमने की है वो आपके पास इतना ही हम रहने देंगे, उससे आगे उस बात को नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि मेटल्स के बारे में मेनली आप डील करते हैं फिजिक्स के अंदर। तो अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप के कंडक्टर की, यानी विच वाज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को ही हम दूसरा नाम भी दे रहे थे, विच वाज आयनिक कंडक्टर्स। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि कंडक्टेंस केवल इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज हो सकती है, बट हम ज्यादा कॉमनली यूज करते हैं एज कंपेयर टू अदर टर्म, जैसे रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होता है एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ऑल्दो ये टर्म्स भी आपको देखने को मिलेंगी। चलिए, सबसे पहली टर्म हम देखते हैं कंडक्टेंस। देखिए, हम ये सिंपल सी बात समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास इस तरह के दो मेटल के वायर हैं, सेम डायमेंशन के हैं। सेम डायमेंशन मतलब लेंथ और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो एक्जैक्टली सेम है। तो ऐसा केस में एक आयरन का है, एक सिल्वर का है। ये बात आप समझते हैं कि सिल्वर के अंदर कंडक्टिविटी वैल्यू ज्यादा होती है, फिजिक्स में सब आपने पढ़ा हुआ है। बट इसी को मैं इस चीज से समझाता हूं, यानी रेजिस्टेंस को फील कराता हूं, ताकि कंडक्टेंस और कनेक्टिविटी पे पहुंच पाऊं मैं। ऑल्दो आप सब लोग जानते हैं, बट जस्ट ब्रीफली एक बार डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक जगह है सिल्वर और एक जगह है आयरन, सेम डायमेंशन है।
तो सेम पोटेंशियल, फॉर एग्जांपल 2 वोल्ट 3 वोल्ट अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों के अक्रॉस अप्लाई करूं तो मैं ये पाता हूं कि सिल्वर में करंट ज्यादा देखने को मिलता है। तो सिल्वर में अगर करंट ज्यादा देखने को मिल रहा है तो मैं कहता हूं यहां रेजिस्टेंस कम है, और वहीं पे आयरन के अंदर करंट कम देखने को मिलता है तो मैं कहता हूं रेजिस्टेंस ज्यादा है। फिजिक्स में मेनली आप रेजिस्टेंस की टर्म्स में ही बातें करते हैं, बट इन केस ऑफ केमिस्ट्री हम कंडक्टेंस टर्म ज्यादा यूज करते हैं। अब इस चीज को समझिए कि कंडक्टेंस क्या है। तो कंडक्टेंस बेसिकली रेजिस्टेंस का उल्टा है, तो हम डिफाइन ही ऐसे करते हैं, कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, और कंडक्टेंस के लिए सिंबल हम यूज करते हैं जी, सो जी इज इक्वल्स टू 1/r। अब बात करते हैं यूनिट की। तो यूनिट भी आपको बताया कि रेजिस्टेंस की यूनिट आपने यूज की ओम, तो इसका मतलब जी के लिए जो यूनिट होगी कंडक्टेंस के लिए यूनिट होगी वो होगी ओम इनवर्स। अब इसे लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं ओम इनवर्स, ओम सिंबल लिख के भी इनवर्स लगा सकते हैं, और ओम को उल्टा जो सिंबल है उसे उल्टा भी किया सकता है, ये भी कॉमनली देखने को मिलता है। या मोस्ट कॉमनली जो आपको देखने को मिलेगा दैट इज कैपिटल एस, यानी सीमेंस हम यूज करते हैं इसके लिए एज अ यूनिट। तो ओम इनवर्स बोलूं या सीमेंस बोलूं, बात एक ही होगी। नेक्स्ट टर्म के ऊपर आते हैं कंडक्टिविटी। पहले कंडक्टिविटी को फील करते हैं बेटा, थोड़ा सा इस टर्म के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों डिफाइन करने की जरूरत पड़ी और इससे हम कैसे कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इस चीज को समझिए बेटा, आपने एक टर्म पढ़ी थी रेजिस्टिविटी, आपने एक टर्म पढ़ी थी रेजिस्टिविटी इन फिजिक्स, और हम समझते भी हैं कि रेजिस्टिविटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इन सब चीजों को हम समझते हैं। अब थोड़ा सा फील करते हैं कि रेजिस्टिविटी को हम कैसे कंपैरिजन करके उससे इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। आप सबको ये पता है कि मान लीजिए मेरे पास 2 मेटल के वायर्स हैं, है ना, मेरे पास 2 मेटल के वायर्स हैं। अब इसके अंदर मैं डायरेक्टली अगर ये कह दूं कि भैया ये एक बेटर कंडक्टर है एज कंपेयर टू अदर, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट मैं कह दूं क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है एज कंपेयर टू अदर, तो आप कहेंगे सर ये आधी अधूरी सी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो नेचर पे तो डिपेंड करता ही है, वो डायमेंशंस पे भी डिपेंड करता है ना, वो इसके लेंथ पे, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड करता है। तो मैं डायरेक्टली ये कंक्लूजन निकाल लूं कि एक बेटर कंडक्टर है वो एक बेकार कंडक्टर है, ये तभी मैं कह सकता हूं जब दोनों के डायमेंशन सेम होंगे, तब मैं रेजिस्टेंस से कंपैरिजन कर सकता हूं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के अंदर एक डायमेंशंस का, या इसको ऐसा कहें कि इसके लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का एक इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। तो मुझे अगर केवल नेचर को कंपेयर करना है तो ऐसे में रेजिस्टेंस से ज्यादा बेटर टर्म कौन सी है, रेजिस्टिविटी। तो मैं ये कह सकता हूं मेरे पास अगर 2 वायर हैं ए और बी, और मैं कहूं कि ए के केस में रेजिस्टिविटी कम है तो वो एक बेटर कंडक्टर है, डायरेक्टली बोल सकता हूं इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज। मुझे उसके साइज की बात करने की जरूरत नहीं, उसके लेंथ की या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करने की जरूरत नहीं। कुल मिला के कौन बेटर कंडक्टर है इसको इंडिकेट करने के लिए हम रेजिस्टिविटी टर्म को यूज करते हैं, और इसी तरह से केमिस्ट्री में ज्यादा कॉमनली टर्म यूज करते हैं कंडक्टिविटी को। ये सब चीजें आपने फिजिक्स में पढ़ी होंगी, बट मेरे ख्याल से यहां पे भी हम रिलेट कर पाएंगे इजिली। तो यहां पे क्या होता है कि मेरे पास अगर एक सोल्यूशन है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 0.1 मोलर NaCl का सोल्यूशन है, तो चाहे मैंने इलेक्ट्रोड्स को कहीं पे भी रखा हो, मैं ऐसा अगर कह रहा हूं कि 0.1 मोलर LiCl के कंपैरिजन में एक बेटर कंडक्टर है 0.1 मोलर ही सेम कंसंट्रेशन रखते हुए, तो मैं इसी बात को ऐसा कह सकता हूं कि इसकी जो कंडक्टिविटी है वो आपके पास ज्यादा है। अब मुझे इलेक्ट्रोड्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है कि इलेक्ट्रोड्स की पोजीशन क्या है, एरिया क्या है, मैं डायरेक्टली बता सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू कंडक्टिविटी, नेचर को रिलेट कर सकता हूं कंडक्टिविटी से। ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक लॉजिकल बात थी जिसको आप अगर समझ पाए तो काफी आसान चीजें लगेंगी। चलिए हम बात करते हैं कंडक्टिविटी की। तो जैसा हमने कहा कंडक्टेंस इनवर्स है रेजिस्टेंस का, कंडक्टिविटी इनवर्स है रेजिस्टिविटी की। अब आपने ये पढ़ा था फिजिक्स में दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहां से हमने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया था रो, और यहां से हमने कहा था रो इज इक्वल्स टू R इंटू A/L, जहां पे रो जो था उसे अपन ने कहा था रेजिस्टिविटी। जैसा हमने डिफाइन किया दैट कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी बेटा, तो यहां से समझ में आता है कप्पा, जो कि हम कंडक्टिविटी का सिंबल दे रहे हैं। अच्छा, कंडक्टिविटी के लिए दूसरा शब्द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो क्वेश्चन में बोले कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, बात एक ही है। तो समझ में आता है कि कप्पा इज इक्वल्स टू 1 बाय रो है, तो यानी ये बन गया मेरे पास 1/R इंटू L/A। अच्छा, 1/R मैं पहले से लिख चुका हूं, दिस इज बेसिकली G यानी कंडक्टेंस, और L/A को भी G स्टार लिखा जाता है विच इज बेसिकली सेल कांस्टेंट।
तो समझ में आ गया, कप्पा इज इक्वल्स टू 1/r इंटू L/E। ये एक सब फॉर्मूला है जो बार बार यूज होगा, याद हो जाना चाहिए। दैट कप्पा विच इज कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1/r, जहां r रेजिस्टेंस है, इंटू L/E। अब सवाल उठता है L/E क्या है। हमने बोल तो दिया दिस इज सेल कांस्टेंट, लेकिन L और A क्या है, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है हम मेटल से डील नहीं कर रहे हैं। मेटल्स के केस में हमने कहा था कि भैया L जो है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर है, A आपके पास एरिया है। तो इस केस में हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे, तो इस केस में हमने कहा है कि L जो है बेटा, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी है। और ए जो है ये आपके पास एरिया या क्रॉस सेक्शन एरिया है, डिपेंड करेगा किस तरह से इलेक्ट्रोड ओरिएंटेड है। अगर इस तरह से ओरिएंटेड होगा तो वो क्रॉस सेक्शन एरिया काउंट होगा, और अगर इस तरह से प्लेट आपके पास कोई है तो उसका सरफेस एरिया काउंट होगा। एनसीईआरटी में क्रॉस सेक्शन एरिया लिखा है, तो हम बेसिकली दोनों टर्म्स के साथ कंफर्टेबल रहेंगे। वो डायरेक्टली एरिया बोले, क्रॉस सेक्शन एरिया बोले, सरफेस एरिया बोले, तीनों का हमारे लिए मीनिंग सेम है। तो इसका मतलब यहां पे हमने ये समझना है कि L और A वही मेटालिक कंडक्टर वाला नहीं है। L है आपके पास दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, और जो A है वो आपके पास एरिया ऑफ ईच इलेक्ट्रोड। डिफरेंट होगा तो कॉमन लेना है आपको, और ये डिप्ट एरिया ही कंसिडर होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे आपको ये समझना है कि इसे सेल कांस्टेंट क्यों कहते हैं। तो इसे सेल कांस्टेंट इसलिए कहते हैं कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक बीकर है। कनेक्टिविटी सेल कैसे बनाया जाता है जरा समझने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट मैं आपको ये डायग्राम दिखा देता हूं, एग्जैक्टली ये डायग्राम। इनफैक्ट आप ये कहेंगे कि सर ये तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जो कंडक्टिविटी सेल होता है जिसमें हम कंडक्टेंस मेजर करते हैं, वो अरेंजमेंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल वाला ही होता है। तो जिसका भी कंडक्टेंस मेजर करोगे उसे बीच में प्लेस करोगे, और यहां पे अपन उसका कंडक्टेंस मेजर कर सकते हैं, कंडक्टिविटी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जो कहना चाहता हूं बात वो ये है कि इस तरह के सेल के अंदर जो दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं उनको क्लैंप कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, और जो आपके पास डिप्ट एरिया है वो भी फिक्स होता है। तो कहने का मतलब एक पर्टिकुलर कंडक्टिविटी सेल में L और A ये दोनों कांस्टेंट रहते हैं। हम केवल सॉल्यूशन बदलते हैं, रीडिंग लेते हैं, सॉल्यूशन बदलते हैं, रीडिंग लेते हैं। तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बदलते हैं या नेचर बदलते हैं, उससे वैल्यूज बदलती हैं, लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस और जो डिप्ट एरिया है वो नहीं बदला जाता। तो इसीलिए हम कहते हैं एक पर्टिकुलर कंडक्टिविटी सेल के लिए L/A कांस्टेंट होता है। यहीं से इसके लिए नाम आया है सेल कांस्टेंट। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि सेल कांस्टेंट क्यों कहा जाता है। तो सेल कांस्टेंट बोले इसका मतलब L/A इस रेशियो की वो बात कर रहा है। क्यों कहा, क्योंकि बेसिकली ये अरेंजमेंट सेम रहती है, और जब ये अरेंजमेंट सेम रहेगी तो इसका मतलब सेल कांस्टेंट एक पर्टिकुलर सेल के लिए सेम है, कांस्टेंट है। अब इसको फिजिकल मीनिंग देने के लिए, इसका इंटरप्रिटेशन आसान करने के लिए हमने एक तरीका अपनाया। हमने कहा कि अगर मान लीजिए L की वैल्यू 1 सेंटीमीटर हो और A की वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, ध्यान कीजिए ये सब आपने पढ़ा हुआ है क्लास के अंदर, एक बार समझते हैं। अगर L की वैल्यू 1 सेंटीमीटर हो, A की वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो ऐसे में L/A ये जो रेशियो है ये 1 हो गया, न्यूमेरिक वैल्यू इसकी 1 हो गई। तो ऐसे में कप्पा जो है ये G के बराबर हो गया। तो यहां से एक चीज समझ में आती है, याद कीजिए बार बार कांस्टेंट को ऐसे ही डिफाइन किया है हमने, है ना। हमने सॉल्यूशन के अंदर भी KB KF को ऐसे ही डिफाइन किया था। तो यहां से समझ में आता है कि देखो कप्पा की वैल्यू G के बराबर है, G तो कंडक्टेंस था। तो इसका मतलब अगर मैं दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर रखूं और जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखूं, तो ऐसे में जो भी उसके बीच में प्रेजेंट लिक्विड या उसमें बीच में प्रेजेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस देखने को मिलेगा, वही क्या होगा, कप्पा। अब इसको एक और स्टेप आगे ले जाते हैं और भी सिंपल कर देते हैं। तो हम इमेजिन कर लेते हैं एक क्यूब। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए मेरे पास एक कोई भी कंडक्टिविटी सेल है, उसके दो इलेक्ट्रोड के बीच में जितना आपके पास वॉल्यूम है लिक्विड का या इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का, उसको हमने छोटे छोटे क्यूब्स में ब्रेक कर लिया है। जब उस एक क्यूब को अगर हम देखते हैं तो उस एक क्यूब में अगर मान लीजिए मैंने एज लेंथ इस क्यूब की, क्योंकि क्यूब में सबके सब एज लेंथ बराबर होंगी, तो एज लेंथ मैंने 1 सेंटीमीटर मान ली, और इन दोनों मेटल्स को अपोजिट इलेक्ट्रोड कंसिडर कर लिया। तो ऐसे में इन दोनों के बीच की दूरी कितनी बेटा, 1 सेंटीमीटर। और ये जो एरिया बन गया, क्योंकि क्यूब है तो इसका एक फेस स्क्वायर बन जाता है, तो दैट शुड बी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एल भी 1 हो गया और ए भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो 1 सेंटीमीटर तो हो गया एल की वैल्यू एंड ए इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से साफ है कि एल बाई ए की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब कप्पा इज इक्वल्स टू जी। तो यानी कि इसका जो कंडक्टेंस होगा उसे अपन क्या कहने वाले हैं, कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब यहां पे दो डाउट होते हैं जनरली बच्चों को, जो आपको पहले भी आए होंगे, हो सकता है पहले इसमें क्लैरिटी आ गई हो जब कंटिन्यूएशन में था टॉपिक, अब एक बार वापस से दिमाग में आ रहा हो, तो दोनों पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। मैं कोशिश करूंगा जो कॉमन डाउट्स होते हैं हम साथ साथ इसे क्लियर करते हुए चलें। पहला डाउट जो बच्चे को होता है वो ये होता है कि सर आपने यूनिट्स सेंटीमीटर में ली, अगर यूनिट्स को मीटर में लिया जाए तो क्या उसे अपन कंडक्टिविटी नहीं कहेंगे? तब भी हम कंडक्टिविटी कहेंगे। यानी मैं ऐसे ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ ईच इलेक्ट्रोड इज 1 मीटर स्क्वायर, देन द कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज कंडक्टिविटी। तो सर 1 सेंटीमीटर के बीच में तो जो लिक्विड आएगा वो बहुत कम है, और 1 मीटर अगर मान लीजिए गैप रखा है और 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, तो ये लिक्विड तो बहुत ज्यादा है, और कंडक्टेंस तो ये तो बहुत ज्यादा वैल्यू आएगी। हाँ, यूनिट भी तो डिफरेंट है, यूनिट भी तो डिफरेंट है। जब यूनिट बदल जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं उसे वापस से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो वो वैल्यू आपके पास सेम नहीं आने वाली। ठीक है ना, एग्जैक्टली वैसा ही जैसे फॉर एग्जांपल मैं 1 मीटर कहूं या 1 किलोमीटर कहूं, तो 1 आपको सेम दिख रहा है, बट यूनिट डिफरेंट है बेटा। तो जब मैं कंपैरिजन करूंगा, सेम यूनिट पे लेके आऊंगा, तो वैल्यूज विल बी डिफरेंट। ठीक है, पहला डाउट ये होता है। दूसरा डाउट ये होता है कि सर आपने कहा 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब को 1 ml कह सकते हैं, ये सब नोट्स हमने बनाया हुआ है ना, तो वहां से आप साथ साथ इसे कवर करते जाइए। 1 सेंटीमीटर क्यूब को ही 1 ml हम कह सकते हैं, तो आपने कह दिया 1 ml का जो कंडक्टेंस होगा उसे अपन कह देंगे दिस विल बी टर्म्ड एज कप्पा, है ना। लेकिन 1 ml जरूरी नहीं कि ऐसा बनाया जाए कि भैया दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर हो और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। मैं किसी और तरीके से भी 1 ml तो रख सकता हूं, तो क्या उस केस में भी उसे कप्पा कहा जाएगा? तो नहीं, ध्यान रखिए, ये इसकी लिमिटेशन है कि हमें बेसिकली दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो सोल्यूशन है उसे एग्जैक्टली इसी तरह से डिवाइड करना है छोटे छोटे पार्ट्स में, कि भैया डिस्टेंस जो होना चाहिए दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, या जो हम छोटा छोटा पोर्शन डिवाइड कर रहे हैं क्यूब का, उसमें डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर और जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ही रखा जाना चाहिए, तभी उसे अपन इस तरह समझ पाएंगे। तो फायदा क्या हुआ अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब नहीं है? इसका फायदा ये है कि बेसिकली हमने उस पूरे के पूरे लिक्विड को स्मॉल स्मॉल सेक्शंस में डिवाइड कर लिया। अब उस एक स्मॉल सेक्शन को हम बेसिकली पूरे के पूरे वॉल्यूम से रिलेट नहीं कर रहे, उसे डायरेक्टली नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसे मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, सरल भाषा में अभी तक जो सीखा उसे हम समराइज कर लेते हैं। तो समराइज करते हैं अभी तक हमने क्या सीखा। देखिए, हमारा जो केमिस्ट्री में डिस्कशन है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंडक्टेंस से रिलेटेड है, तो उसी की बातें हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने कंडक्टेंस डिफाइन किया जी, और हमने कहा दिस इज इक्वल्स टू 1/r। तो क्वेश्चन में अगर आपसे कंडक्टेंस ही पूछता है तो रेजिस्टेंस देगा, उसका इन्वर्स कर देना आपको। इसकी यूनिट भी हम जानते हैं, तो हमने ये सीखी कि भैया इसकी यूनिट जो है ये आई आपके पास ओम इनवर्स या फिर सीमेंस। अच्छा, इसको अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, लैंग्वेज में भी ओम इनवर्स लिखा जाता है। दूसरा जो टर्म हमने सीखा वो सीखा कप्पा। कप्पा का नाम कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और हमने सीखा दिस इज 1/ρ। तो अगर मान लीजिए रेजिस्टिविटी क्वेश्चन में दिया हो तो उसका डायरेक्ट आप इन्वर्स करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? कंडक्टिविटी मिल जाएगा। और यहां पे हमने फॉर्मूला निकाला, ये बन जाता है 1/r इंटू L/A। आर रेजिस्टेंस है, L डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड है, A आपके पास एरिया हो गया, एरिया ऑफ ईच इलेक्ट्रोड। डिप्थ ही होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन बोला जाए या सरफेस एरिया बोला जाए, दोनों शब्दों को हम सेम मान के चलेंगे। अब क्योंकि इसकी यूनिट की बात नहीं की तो इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं अपन। अब इस चीज को समझिए, देखिए यूनिट अगर मैं देखना चाह रहा हूं कप्पा की, तो 1/r हम लिख चुके थे सीमेंस, मोस्ट कॉमनली इसे यूज करेंगे, तो मैं इसे लेके चल रहा हूं। एल अगर मैं सेंटीमीटर पुट करता हूं, ए आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दैट बिकम्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये पहली यूनिट। दूसरी यूनिट अगर मैं एल और ए को ऐसा यूनिट पुट करता हूं, तो मीटर और मीटर स्क्वायर, दैट बिकम्स मीटर इनवर्स, तो ये बन जाएगा साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है, अब इस चीज को समझिए कि अगर मुझे इसे आपस में इंटर कन्वर्ट करना हो, पहली बात तो एसआई यूनिट कौन सी कहलाएगी? तो ये एसआई यूनिट, ध्यान रखें, दिस विल बी टर्म्ड एज एसआई यूनिट। और मुझे बार बार इसे आपस में इंटर कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, तो ये भी इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए।
देखिए मान लीजिए मुझे क्या करना है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स को साइमन मीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं साइमन सेंटीमीटर लिखा और उसका इन्वर्स कर दिया, बात एक ही है। ठीक है, अब सेंटीमीटर जो लिखा, क्या मैं इसे लिख सकता हूं, दिस इज साइमन, सेंटी का मतलब होता है 10⁻², मीटर और -1, बोलिए 10⁻², इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, दिस इज 10⁻², -1 मीटर -1 और साइमन था ही, इसको अलग कर दिया मैंने। अब 10⁻² नीचे गया तो टेक्निकली जब 10⁻² नीचे गया तो इसे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 100 साइमन मीटर इनवर्स। ये तो मैं जस्ट डेरिवेशन कराया, डायरेक्टली ध्यान रखें कि भैया 1 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स ये जो होता है ये 100 साइमन मीटर इनवर्स होता है। इजीली याद हो जाएगा। क्यों, कैसे, आप इस चीज को समझिए कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते तो 10⁻², क्योंकि इनवर्स है इसीलिए 10⁻² आ गया है, यानी 100 आ गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो टर्म आती है, रिवाइज करते करते हम पहुंच गए हैं मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर। देखिए मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो इसके लिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है लैम्डा एम। लैम्डा कैपिटल एम लिखा हो, स्मॉल एम लिखा हो, ध्यान रखिए लैम्डा के साथ जुड़ा हुआ है तो वो आपके पास मोलर कंडक्टेंस ही कहलाएगा। मोलर कंडक्टेंस कुछ नहीं होता है, तो ये बात ध्यान रखिए। अब इसको समझते हैं, बड़ा आसान है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझसे किसी ने पूछा कि भैया डिफाइन करो मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड, है ना, या फिर कैलकुलेट करो या हमें समझाओ कैसे समझा सकते हो। तो बड़ा सिंपल है, मैं कहूंगा एसिटिक एसिड का एक मोल लीजिए, एसिटिक एसिड यानी CH3COH का एक मोल लीजिए, उसे पानी में डिसॉल्व कीजिए, उसका सॉल्यूशन बनाइए। अब उसका जो भी कंडक्टेंस देखने को मिलेगा वो मोलर कंडक्टेंस होगा। अब बालक ने इस बात को बड़े ध्यान से सुना, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में डाउट आया कि सर आपने एक मोल एसिटिक एसिड तो बोला, मोलर मास 60 होता है तो आपने 60 ग्राम एसिटिक एसिड बोला, मैंने प्योर ले लिया, लेकिन अब दुविधा यह है कि भैया सॉल्वेंट कितना यूज करेंगे हम। तो यहां पे सॉल्वेंट फिक्स नहीं है बेटा, यानी कहने का मतलब ये है कि यहां पे आपने 200 ml सॉल्वेंट लिया हो, 500 ml लिया हो, वो फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान रखें आपने चाहे 200 ml लिया हो, 500 ml लिया हो या फिर 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया हो, हमेशा वो क्या कहलाएगा, मोलर कंडक्टेंस। अरे अरे सर क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इन डिफरेंट सॉल्यूशन के अंदर वैल्यू सेम होगी? नहीं, वैल्यू विल बी डिफरेंट, लेकिन हर एक केस में वो क्या कहलाएगा बेटा, मोलर कंडक्टेंस। बात समझ पा रहे हैं? इनफैक्ट यही बात हम पढ़ते हैं जब हम डाइल्यूशन का इफेक्ट पढ़ते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब एक ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस जिसमें एग्जैक्टली एक मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी। ध्यान रखिए मोलर कंडक्टिविटी शब्द का इस्तेमाल भी होता है, मोलर कंडक्टेंस शब्द का इस्तेमाल भी होता है, और हमेशा इसकी यूनिट से जज करें, आप इजिली इसे जज कर पाएंगे। अब क्योंकि एक रिविजन क्लास है, जो कंडक्टेंस का पोर्शन हम रिवाइज कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इसे स्ट्रेच नहीं करूंगा, हम डायरेक्ट आते हैं काम की बात पे, विच इज़ द फॉर्मूला। तो हम पहला फॉर्मूला देखते हैं। इनफैक्ट आपको ये याद होगा कि हमने इसके 2 फॉर्मूला लिखे थे और जिसको कप्पा की यूनिट से रिलेट किया था। पहला लिखा था हमने, इफ कप्पा इज इन साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अगर कप्पा आपको साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में दिया जाए तो ऐसे केस में क्या कहेंगे, तो ऐसे केस में आपने कहा था कि लैम्डा एम का फॉर्मूला जो था, दिस इज कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय, एक याद रखें बस, सेंटीमीटर वाले में 1000 ऊपर आता है, ऐसा याद रखें, इजीली याद हो जाएगा। तो इसके अंदर कप्पा जो है वो है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में। एम ध्यान रखें ये आपके पास मोलारिटी ही है, जो बेसिकली होगा आपके पास मोल पर लीटर। तो मान लीजिए उसने दिया है सॉल्यूशन की मोलारिटी है 0.8, तो आपको 0.8 पुट करना है, उसको किसी और यूनिट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा इससे यूनिट ऑफ लैम्डा एम क्या निकल के आता है, तो देखिए ये जो 1000 है ये बेसिकली इंडिकेट करता है कि एम जो था वो इंडिकेटेड है मोल पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इस तरह से। बट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये सेंटीमीटर में ही आने वाला है, तो दिस विल बी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ऐसा। वहीं पे
दूसरे फॉर्मूले को भी एक बार याद कर लेते हैं, देखिए, और कंपैरिजन भी आसानी से हो जाएगा। इफ कप्पा इज इन साइमन मीटर इनवर्स, अगर साइमन मीटर इनवर्स में होगा तो ऐसे केस में क्या कहेंगे, तो ऐसे केस में लैम्डा एम का फॉर्मूला बन जाएगा, दिस विल बी कप्पा, 1000 नीचे आ जाएगा, तो हम कहेंगे दिस विल बी 1000 इंटू एम, एम इंटू 1000 लिखिए, 1000 इंटू एम लिखिए, बातें किए। अब ऐसे में ध्यान रखें, एम अभी भी मोलैरिटी ही पुट होगा, यानी उसकी यूनिट मोल पर लीटर ही आपको रखनी है, ठीक है। और यूनिट ऑफ लैम्डा एम जो निकल के आएगा वो आएगा साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आपको ये दो फॉर्मूला ध्यान रखने हैं, इन्हें ही आप यूज करेंगे। लेकिन जब बालक रिवाइज करता है, एनसीईआरटी पढ़ता है, तो वो पाता है कि उसको एनसीईआरटी में एक डिफरेंट फॉर्मूला दिया गया है जो सर ने बताया नहीं। चलिए उस फॉर्मूले पे आ जाते हैं। तो हम ऐसा कहते हैं कि लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कप्पा डिवाइड बाई एम। ऐसा फॉर्मूला भी आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिलता है। इसका मतलब क्या है, क्या ये फॉर्मूला गलत है? नहीं, ये फॉर्मूला सही है। अब इसके अंदर ध्यान रखें कि कप्पा जो है इसकी यूनिट जो है वो एसआई यूनिट ही है, यानी साइमन मीटर इनवर्स है। तो काफी हद तक ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं ये एम इस पूरे को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि सर अगर आपने इसको मोलैरिटी कहा था तो फिर ये ऑब्वियस है कि ये तो मोलैरिटी नहीं हो सकता। हाँ, तो ये दिखता जरूर मोलैरिटी है बट एक्चुअली में ये मोलैरिटी नहीं है। तो हम कहते हैं एम जो है ये है कंसंट्रेशन इन यूनिट्स ऑफ मोल पर मीटर क्यूब, या ऐसे भी लिख सकते हो मोल पर 1000 लीटर। याद कीजिए मैंने ये आपको कन्वर्जन कराया था, 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 लीटर, ठीक है। तो इस तरह से आप ये इजीली ध्यान रख लेंगे। 3 फॉर्मूलाज हैं, ऊपर वाले दोनों ही यूज करते हैं हम नॉर्मली। तीसरा क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो ध्यान रखिए वो कहीं आपके सामने आए तो उसे गलत साबित मत कीजिएगा। बस डिफरेंस ये है कि वहां पे एम एक्चुअली में मोलैरिटी नहीं है, वो है आपके पास मोल पर मीटर क्यूब, यानी कितना मोल सॉल्यूट है 1 मीटर क्यूब यानी 1000 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली जो टर्म आती है विच शुड बी द 4th टर्म, ये आती है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसे हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी कहते हैं और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इसे हम लिखने वाले हैं लैम्डा इक्विवेलेंट, ये ऐसे भी लिखा जाता है लैम्डा इक्विवेलेंट, ठीक है, इस तरह से। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों शब्द यूज होते हैं तो आप यूनिट से पहचानेंगे। अब बात करते हैं कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए इसे डिफाइन करना काफी आसान है। अगर आप मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी समझ गए तो इसे भी इजीली समझ जाएंगे। मोलर कंडक्टेंस का मतलब था एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर 1 इक्विवेलेंट या 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, उसे अपन उसकी कंडक्टेंस को क्या कहेंगे बेटा? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो हम कहेंगे कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन containing 1 equivalent or 1 gram equivalent of electrolyte is termed as equivalent conductance या equivalent conductivity। डेफिनेशन सिमिलर है, फॉर्मूलाज भी सिमिलर हैं, बस डिफरेंस ये है कि मोलर कंडक्टेंस में मोलैरिटी कंसंट्रेशन टर्म यूज हुआ था, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में कौन सी कंसंट्रेशन टर्म यूज होगी? नॉर्मैलिटी। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। अब फॉर्मूला आप प्रेडिक्ट करेंगे। पहला फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, जब कप्पा दिया होगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में। चलिए बताएंगे आप लैम्डा इक्विवेलेंट। एक बार रिवाइज करते हैं, जब साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में था तो लैम्डा एम आपने लिखा था कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई एम। यहां क्या आ जाएगा? एम की जगह एन।
तो ये हम लिखेंगे कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय नॉर्मलिटी। अच्छा, इसके अंदर यूनिट ऑफ लैम्डा इक्वलेंट आप बता सकते हैं। डिफरेंस ये है कि मोल की जगह इक्वलेंट आएगा, तो हम वहां पे लिखते थे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यहां लिखेंगे बेटा इक्वलेंट इनवर्स। इसी तरह से बी फॉर्मूला, अगर कप्पा दिया होगा किसमें बेटा, एसआई यूनिट में यानी साइमन मीटर इनवर्स में, तो आपको याद है, बताइए जल्दी से, लैम्डा इक्वलेंट आप लिखेंगे कप्पा डिवाइड बाय 1000 इंटू नॉर्मलिटी। और यहां पे हमने कहा था यूनिट ऑफ लैम्डा इक्वलेंट साइमन मीटर स्क्वायर इक्वलेंट इनवर्स। सर ये दो फॉर्मूले यूज कब करने हैं, तो आपको बहुत क्लियर ये पता होना चाहिए कि भैया अगर सेंटीमीटर में दिया है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में दिया गया है कप्पा, और उसी सेंटीमीटर की वाली यूनिट में पूछा गया है, तो मैं पहला फॉर्मूला यानी ई वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। और अगर एसआई यूनिट में दिया है कप्पा और एसआई यूनिट में ही आपके पास लैम्डा इक्वलेंट पूछा गया है, तो दूसरे वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला यहां पे भी लिखा जा सकता है। अगर मैं तीसरा फॉर्मूला यहां पे लिखने की बात करूं, तो सी जो है थर्ड जो फॉर्मूला होगा, दैट शुड बी लैम्डा इक्वलेंट इज इक्वल्स टू कप्पा डिवाइड बाय नॉर्मलिटी, जहां पे मैं सिंपली कहूंगा कि भैया ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इक्वलेंट इन 1 मीटर क्यूब सॉल्यूशन और 1000 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां से जो जो फॉर्मूलाज अभी तक पढ़े हैं एक बार ब्रीफली रिवाइज करते हैं। हमने सबसे पहली बात की कि भैया कंडक्टेंस क्या होता है, दिस इज 1 बाय रेजिस्टेंस। यूनिट की अगर मैं बात करूं तो यूनिट था आपके पास ओम इनवर्स या फिर साइमंस। दूसरा हमने कहा कप्पा, कप्पा होता है कंडक्टिविटी, दूसरा नाम क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और इसका जो फॉर्मूला था 1 बाय रो, जिसमें हमने बात की कि इसे हमने लिख दिया था 1 बाय आर इंटू एल बाई ए। 1 बाई आर एस जी, एल बाई ए इज रिटन एज जी स्टार, एल बाई ए को लिखते हैं सेल कांस्टेंट, एल क्या डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, ए क्या आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ईच इलेक्ट्रोड डिप्ट होना चाहिए, ये बात ध्यान रखें। यहां से हमने इसकी यूनिट की बात की, तो हमने कहा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या फिर साइमन मीटर इनवर्स। फिर हमने तीसरा देखा कि भैया आपके पास लेमडा एम का फॉर्मूला होगा कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय एम, जहां पे यूनिट ऑफ कप्पा जो है दिस इज साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और यूनिट ऑफ लेमडा एम जो आया दिस इज साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। चौथा जो आया दिस इज लेमडा इक्वलेंट, दिस इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय नॉर्मलिटी। अच्छा, मैं एक एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, दूसरा फॉर्मूला आप अपने आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जब मैं मीटर वाली यूनिट में बात करूंगा तो 1000 जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेम बात है, यूनिट ऑफ लेमडा इक्वलेंट जो आएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वलेंट इनवर्स। यहीं से मुझे ये बात समझ में आती है कि इसी फॉर्मूले को अगर मैं आगे कन्वर्ट करता हूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि दिस इज कप्पा 1000 मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। ये कहाँ से आया, तो देखिए हमने बार बार ऐसा पढ़ा है कि नॉर्मलिटी क्या होता है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो इसका मतलब साफ है कि भैया देखो लेमडा इक्वलेंट एन फैक्टर ऊपर ले आऊं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो लेमडा इक्वलेंट यानी इक्वलेंट कंडक्टेंस इंटू एन फैक्टर। ये जो राइट हैंड साइड में बच गई टर्म, कौन सी टर्म बच गई, ये वाली टर्म बेटा, ये वाले टर्म को हम क्या कह सकते हैं, तो ये लेमडा एम है। तो साफ है कि ये क्या बन गया आपके पास लेमडा एम। तो समझ में आता है लेमडा एम इक्वल्स टू लेमडा इक्वलेंट इंटू एन फैक्टर। यहां पे इस बात का ध्यान रखें कि एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये एन फैक्टर आपका एसिड बेस या फिर रेडॉक्स की तरह कैलकुलेट नहीं होगा, ये बेसिकली चार्ज पर डिपेंड करता है। अब एन फैक्टर हम अलग अलग स्पीसीज के लिए डिफाइन करेंगे, जैसे मान लीजिए कैटायन और एनायन के लिए डिफाइन कर रहे हैं, तो यहां तो डायरेक्टली बोल देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जैसे फॉर एग्जांपल मुझसे किसी ने पूछा फॉस्फेट है, सल्फेट है, या फिर मैग्नीशियम है, या फिर मेरे पास एल्यूमिनियम है, तो एन फैक्टर क्या होगा। तो अगर मुझसे किसी ने पूछा इनके लिए एन फैक्टर क्या होगा, तो मैं कहूंगा इसमें 3 हो गया, इसमें 2 नेगेटिव था तो 2 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसा केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है। वहीं पे अगर मान लीजिए फॉर
इलेक्ट्रोलाइट अगर किसी ने बात की तो फॉर इलेक्ट्रोलाइट मैं कहूँगा टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज इसका मोड यानी इसका मैग्नीट्यूड। जैसे अगर मान लीजिए मुझसे किसी ने कहा एल्यूमिनियम नाइट्रेट या फिर किसी ने कहा कि मैग्नीशियम ब्रोमाइड या फिर Al2SO4 थ्राइस, इस तरह से मान लीजिए अगर मैं निकालूं एन फैक्टर, तो एन फैक्टर कैलकुलेशन में टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज, इनमें से एक ही देखिए उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट में एल्यूमिनियम पे आप सब लोग समझते हैं कि +3 चार्ज है बेटा, नाइट्रेट एक नाइट्रेट पे -1 और 3 इंटू -1 मतलब -3 चार्ज है। तो टोटल पॉजिटिव +3 टोटल नेगेटिव -3, ये बराबर ही होगा। तो आपको एक ही कंसिडर करना है उसका मैग्नीट्यूड, यानी ये 3 हो गया। तो ऐसे ही आपने यहाँ लिख दिया 3, यहाँ लिख दिया 2 और यहाँ लिख दिया 6। ठीक है, तो ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था, आसान है। तो अभी तक सभी फॉर्मूलाज क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चन करते देखिए इन्हीं के ऊपर, ताकि ये फॉर्मूलाज और अच्छे से हमारे दिमाग में बैठ जाएं कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले कंडक्टांस सेल, या इसे कंडक्टिविटी सेल भी कहते हैं, कंडक्टांस सेल भी कहते हैं, हैज़ एनोड एंड कैथोड सेपरेटेड बाय 40 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ ईच इलेक्ट्रोड बीइंग 200 सेंटीमीटर। इनफैक्ट मैं चाहूँगा ये जो 2 क्वेश्चन है, इनफैक्ट ये जो 3 क्वेश्चन है, ये नोट्स के साथ अटैच्ड होंगे। तो ये 3 क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। जस्ट आप कह सकते हैं पहला लेक्चर था और दूसरा ये रिवीजन भी था, है ना। तो ये बात, दोनों बातों को कंसिडर करते हुए कि पहला लेक्चर था हमारा, तो इसमें काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट था, और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि ये रिवीजन भी था। तो यहाँ तक आप इसे पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी भी आपका बाकी पोर्शन चल रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि करंट पोर्शन आपका सफ़र हो। नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा तो इससे आगे कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, और फिर कॉलरस लॉ की बातें हम करेंगे, कॉलरस लॉ को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।